नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, वर्ग 6 के इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक अतीत से वर्तमान के प्रथम अध्याय हमारा अतीत की चर्चा आज हम सब करेंगे। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत की जानकारी हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि हम उसी के आधार पर अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य की योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास हमें जीने की शैली सिखाता है। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं, लेकिन वर्तमान समाज का जो स्वरूप हमारे सामने आज दिखता है, प्रारंभ में ऐसा नहीं रहा होगा। आखिर उसकी कहीं न कहीं से शुरुआत हुई होगी और हमारा अतीत हमें उस शुरुआत की जानकारी देता है। इतिहास को दो भागों में हम देख सकते हैं। एक पक्ष वो है जिसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इतिहास का एक रूप वह भी है जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य या स्रोत उपलब्ध नहीं मिलता। हम उस समय इसके लिए हम पूरी तरह से पुरातत्ववेत्ताओं के अन्वेषणों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के कालखंड की जानकारी हमें जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत सारे ऐसे समाज और विशेषकर कबायली जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका कोई इतिहास कभी नहीं लिखा गया। ऐसे समाज की जानकारी हम इतिहास में उनके रीति रिवाजों, उनके दैनिक उपयोग के वस्तुओं के पुरातत्व के रूप में पाए गए साक्ष्यों के आधार और उनके विश्लेषणों के आधार पर करते हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना प्रारंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा किया, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर उसने अपने मकान, अपने आशियानों को कहाँ बनाया और इसके लिए उसे कौन से प्रयास करने पड़े। प्रारंभ में सबसे पहली और बड़ी आवश्यकता भोजन की थी और इसलिए उसने अपने जीवन की शुरुआत भोजन संग्राहक के रूप में की। निवास के लिए उसके पास पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहने के अलावे और कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। हम अपने पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न अध्यायों में मानव के विकास के उन विभिन्न सोपानों को अलग अलग तरीके से विश्लेषित करते हुए अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसके बुनियादी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मानव समूह समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है और वह स्थान उस तरह का था जहां उसे आसानी से जीवन यापन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता मिलती थी। हमारे इतिहास में जीवन की उत्पत्ति नदियों के किनारे हुई और फिर धीरे धीरे उसने एक विस्तृत और समृद्ध सभ्यता का रूप ले लिया। हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता हो जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, दजला फरात की सभ्यता हो, पीली नदी की सभ्यता हो, यहाँ तक कि जो प्राचीन शहर अवस्थित थे उनका भी विकास किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ था। इसका कारण यह था कि जल की उपलब्धता वहाँ आसान थी, यातायात के साधन वहाँ उपलब्ध थे और यही कारण थी कि मानव संस्कृति की शुरुआत नदियों के गोद में होती है। फिर हम एक कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबी है और अपनी सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालखंडों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह भी हम जानेंगे। फिर हम यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, तुलनात्मक रूप से इसका महत्व और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका भी विवेचना हम लोग करेंगे।
तीसरे अध्याय में हम मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज के रूप में उसका विकास होने लगा। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन सरल नहीं था। उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रकृति जहां उसके लिए एक सहायक की भूमिका में होती थी, वहीं प्राकृतिक प्रकोपों का भी उसे सामना करना पड़ता था। प्रकृति की गोद में मानव सभ्यता के साथ साथ जो विभिन्न तरह के हिंसक जीव जानवर रहते थे, उनके साथ भी उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इसका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। आग का उपयोग मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आग से न केवल उसे भोजन संबंधी आवश्यकताओं को स्वास्थ्यकर रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला, बल्कि प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए, अंधकार और ठंड से बचने के लिए भी वह आग का उपयोग करने लगा। साथ ही साथ रात के समय हिंसक जंगली जानवरों से बचाव का भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। आग के उपयोग ने उसके जीवन का हर स्तर पहले से उन्नत किया। चौथे अध्याय में हम संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में भी प्रगति आई। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने जीवन में सोच विचार के लिए अवसर बनाए। जीवन के अर्थ और महत्व को वह समझने लगा। मृत्युपरांत जीवन की कल्पना भी वह करने लगा और अपने सोचने की क्षमता को उसने बढ़ाया। 5वें अध्याय में हड़प्पा संस्कृति का हम अध्ययन करेंगे। यह वह चरण था जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ किया। उस समय लिपि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, लेकिन उन लोगों ने अवशेष के रूप में जो साक्ष्य छोड़े हैं, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने उनका अध्ययन करके उस समय की सभ्यता और संस्कृति का जो एक विकसित रूप हमारे सामने रखा है, उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि वह पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी जो पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करती थी। 6ठे अध्याय में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं हुई, इसलिए उनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया। कालांतर में इनका संकलन हुआ और इसका वर्तमान स्वरूप हम लोग के सामने आया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वें अध्याय में हम उस चरण की चर्चा करेंगे जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन के दोनों के बीच की प्रगति एक समन्वित रूप में सामने आएगी। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न होते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई और उन्होंने पूर्व से स्थापित मान्यता और धार्मिक स्वरूप पर प्रहार किया। उन्होंने समाज के सामने एक नई विचारधारा को लाया। उन्होंने धर्म को मानने के लिए सरल और स्वच्छंद और सादगीपूर्ण सोच का विकल्प हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और यही कारण है कि उसकी सरलता ने उस समय के समाज के बीच गहरी पैठ बनाई। इसका विस्तार हुआ और इसमें से बौद्ध धर्म तो विश्व के विभिन्न देशों तक फैल गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ा।
इसकी चर्चा हम अध्याय 8 में करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विकास की परंपरा की शुरुआत हमारे बिहार से हुई और यह जानकर बड़े संतोष की अनुभूति होती है। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में हम 8वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। आपको शायद ये पता न हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। जब हम 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे उस समय हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली और विस्तृत और विकसित साम्राज्य था, उसका उद्भव स्थल बिहार ही था। यही नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी पोषण और पूरी तरह से उनका विकसित स्वरूप बिहार के क्षेत्र में ही होता है। लिच्छवी विश्व का प्रथम गणतंत्र और इसी वैशाली में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के आश्रम में सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यह बुद्ध की पहली कर्मस्थली थी। बोध गया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसी तरह से जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ और बिहार में ही उन्हें ज्ञान की कैवल्य की प्राप्ति भी हुई। अध्याय 9 में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में और विशेषकर अशोक महान के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक, जिसने अपने साम्राज्य के शासनकाल के दौरान एक ऐसी ऐतिहासिक छाप छोड़ी जिसका असर, जिसकी पहचान हमें आज के वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। उसने अपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित किए और आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव और उसके क्षेत्र में विस्तार प्राप्त हुआ। 10वें अध्याय में मौर्य साम्राज्य के पतन की चर्चा होगी। भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हुए हम इस विशाल साम्राज्य के बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारे समाज का जो स्वरूप बदलता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। 11वें अध्याय में सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और इसके लिए यह अध्याय हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। हम यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प का विकास और नई परंपराओं का उद्भव और विकास होता है। 12वें और 13वें अध्याय में हम भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में हम कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपर्युक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है और यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य है। इस पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों में इतिहास को समेकित रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था और स्वरूप के साथ आपकी समझ को विकसित करने के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इतिहास की जानकारी हमें वर्तमान की समझ को विकसित करने में काफ़ी सहायक होती है। यदि हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रख पाते या जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो इससे हमें भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्चों, इतिहास विषय को केवल तिथि, कालखंड या राजा रानियों के नाम तक सीमित रखना इतिहास के अध्ययन के साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है।
हमारी जिज्ञासा स्वयं को जानने की होनी चाहिए। हमारे आसपास का परिवेश अपने वर्तमान स्वरूप तक किस तरह से पहुंचा है और यहाँ तक पहुंचने की उसकी यात्रा किन कठिनाइयों और किन किन चरणों से होकर आई है, इसका अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास का विषय हमारे पूर्वजों के उस समर्पण, उस संघर्ष की भी कहानी से हमें स्मरित करवाता है, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से हमें आज का ये सुखद जीवन दिया है। इसलिए इतिहास विषय हमारे अध्ययन की सीमाओं को उस जगह तक ले कर जाता है जहाँ पर कि हमारा इतिहास हमारे वर्तमान के स्वरूप को तय करता है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सभी अध्यायों में हम एक एक करके इतिहास के उन पन्नों को पलटने और समझने में सफल होंगे, जिससे कि हमारी समझ पूरी तरह से अपनी सोच और अपनी अवधारणा के साथ विकसित हो सकेगी। इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि आपको स्वयं के विश्लेषण और मूल्यांकन की स्वतंत्रता भी देता है। हमारे इतिहासकार विशेष तौर पर प्रारंभिक इतिहास के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए हमारे पास जब लिखित स्रोत और साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, उस समय हमें उस समय के पुरातात्विक अवशेषों के विश्लेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत समझ के आधार पर अपने विश्लेषण को उपलब्ध कराता है और उसके साथ साथ आपको भी उन स्रोतों, उन साक्ष्यों की विश्लेषण की स्वतंत्रता देता है। इसीलिए इतिहास में प्रायः आप इस चीज़ को देखेंगे कि बार बार इतिहासकारों के संदर्भ में उनके नाम के साथ उनके विचारों को रखते हुए आपके समझ का भी विश्लेषण किया जाता है, या प्रश्न के दौरान प्रश्न का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है जिसमें पूछा जाए कि आप उक्त घटना से क्या समझते हैं। इस तरह के प्रश्नों में ऐसे शब्दों का उपयोग आपके इतिहास विषय की उस असीमित सीमा को दर्शाता है जिसमें आप अपनी व्याख्या को प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए सार्थक स्रोत का उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों, पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में इसको हम व्यवहारिक उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। हम कल्पना करें कि एक ऐसा जगह जहाँ पर आपको अकेले खड़ा कर दिया गया है और उस आपके अलावे वहाँ और कोई उपलब्ध ना हो। मान लीजिए कि एक अपरिचित जगह पर एक विद्यालय में आपको ले जाकर कोई खड़ा कर दे और वहाँ पर आपको देखने के लिए छोड़ दे, तो आप यह कैसे तय करेंगे कि वह एक विद्यालय है? निश्चित रूप से वहाँ बच्चों की किताब, कॉपी, डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, भवन, इस तरह के बहुत सारे स्रोत आपको मिल सकते हैं जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि यह एक विद्यालय था। हमारे पुरातत्वविद भी तत्कालीन जीवन के दैनिक उपयोग के वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे सामने उपयोग के लिए वही होते हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष का निर्माण होता है। इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है कि या तो उस समय के जो साक्ष्य उपलब्ध हों या जो लिखित स्रोत भी हों, उनका विश्लेषण ईमानदारी के साथ हम अपने समझ के साथ पूरी तटस्थ होकर के करें, क्योंकि संभव है लिखने वालों ने अपने पूर्वाग्रह का दंश उसमें छोड़ दिया हो। उनकी आसक्ति, उनकी सोच, उनका झुकाव जिस ओर रहेगा वो उस तरह का कुछ लिख सकते हैं। इसी तरह से पुरातात्विक स्रोतों के विश्लेषण के समय भी कोई खास इतिहासकार अपने सोच के हिसाब से, अपने झुकाव, अपनी विचारधारा के हिसाब से उसका विश्लेषण हमारे समक्ष रख सकता है। इतिहास का अध्ययन जितना उपयोगी है, जितना गंभीर है, जितना आवश्यक है, उतनी ही सावधानी के साथ भी इसे किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर उस समय के तत्कालीन ऐसा नहीं करने पर हम इतिहास की अवधारणा को नकारात्मक दिशा में लेकर के जा सकते हैं। इतिहास के विषय की जानकारी हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अध्ययन के दौरान हमें पूरी तरह से सावधानी के साथ उपलब्ध तथ्यों के विश्लेषण को लेकर के भी आगे बढ़ना होगा। बच्चों,
हमारे पाठ्यपुस्तक अतीत से वर्तमान के विभिन्न अध्यायों के एक परिचय के स्वरूप के रूप में प्रथम अध्याय को रखा गया था और हम लोगों ने हर अध्याय के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की। आगे की कक्षा में प्रत्येक अध्याय में दिए गए तथ्यों और इतिहास के कालखंडों को किसी आधार पर छोटे छोटे वर्गों में बांटकर जब हमारे सामने विभिन्न अध्यायों के रूप में वो आएगा, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आपको अतीत से वर्तमान विषय के विभिन्न अध्याय आपको पूरी तरह से रोचकता और अपनी उपयोगिता के साथ प्रभावित करने में सफल होंगे। आज के परिचय सत्र के बाद अगले अध्याय में अगले विषय वस्तु के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।